राजेश कोठारी अल्फा एक्यूरेट पीएमएस के फाउंडर जुड़ रहे हैं बातचीत के बारे में। राजेश, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी वॉइस बहुत ज़रूरी थी आज की, आपकी ओपिनियन। बाजार में घंघोर मंदी का दौर छाया हुआ है। आपने अपने लंबे करियर में ऐसे फेजेस बहुत देखे हैं। बताइए हमारे व्यूअर्स को कि भाई परेशान होने की बात नहीं है, देश बंद नहीं हो रहा है, कल ये दौर भी गुजर जाएगा। नहीं अजय, आई थिंक यू स्टार्टेड विद ए वेरी राइट नोट। बहुत अच्छे नोट के साथ आपने शुरुआत की है। बट सबसे पहले ऐसी कोई घनघोर मंदी है नहीं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखिए तो ग्लोबल मार्केट में तो एक्चुअली समझ ही नहीं रहा है कि कहाँ कोई क्राइसिस है। और इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखो तो इंडियन इकोनॉमी तो स्ट्रांग है। बट कीपिंग ए लाइटर नोट असाइड, सबसे पहले जरूरी ये बात है कि लास्ट पर्टिकुलरली 2008-9 के बाद, ये जो लेमन कोलैप्स के बाद, the regulators have learned a lot globally and they have become agile to respond to any crisis. एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एसवी फाइनेंशियल क्राइसिस, आप देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस हुई कभी और उसका सॉल्यूशन बिफोर एशियन मार्केट ओपन हुआ मंडे को, उसके पहले तो यूएस फेड रेगुलेटर ने उसका सॉल्यूशन बाजार को दे दिया। क्रेडिट स्विस में भी यही हुआ। 4 बजे के बाद ये पूरा क्राइसिस का मामला बाहर आया और सुबह एशियन मार्केट ओपन होने के पहले वो सॉल्यूशन लेके आ गए। तो ये सब जरूरी हो गया है। एवरीबडी नोज, रेगुलेटर्स, कंपनीज, द सिस्टम्स, इवन बैंकर्स, इवन द गवर्नमेंट्स, they are aware of the fact that you need to respond in time, and if you respond in time you can control the effect to the specific case. ठीक है, एसपी फाइनेंशियल क्राइसिस में प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने गलती की, वो बंद हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी इफेक्ट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे ना आए, कॉन्टीजन इफेक्ट ना हो जावे, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और रेगुलेटर ये भली बात ही समझते हैं और इसके लिए वो लोग टाइम पे एक्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट ए लेमन मूवमेंट। ऐसी नहीं है कि लेमन मूवमेंट है। अगर ग्लोबल बैंकिंग बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो वो लोगों का रिस्क मैनेजमेंट कंपेयर टू 2008 इज एट न्यू लेवल। इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख लो, उनकी प्रोविजनिंग का रिस्क रिक्वायरमेंट देख लो, इट इज डेफिनेटली मेनी नॉचेस हायर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन 2009। सो आई थिंक वी शुड नॉट वरी टू मच, डोंट रीड टू मच। मैं तो ये कहूंगा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओ। एवरी मोमेंट का न्यूज मत देखो। एंड ऑफ द डे देख लो, एंड ऑफ द वीक देख लो, एंड ऑफ द मंथ देख लो, लेकिन एवरी डे मत देखो, एवरी मोमेंट मत देखो, बिकॉज अदरवाइज यू विल टेक द रॉन्ग एक्शन एंड दैट विल डैमेज योर वेल्थ। फेयर पॉइंट, ये तो बात सही है। रेगुलेटर बहुत एजाइल हो गए और 24/7 वर्क कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस ना बन जाए कोई दुनिया भर में। अभी अभी हम एक क्राइसिस से बाहर आए। लेकिन मैं बात जानना चाहूंगा, ये 22 तारीख की जो फेड मीट है, इसमें अगर वाकई पावल साहब ने अपना स्टांस थोड़ा बदला, जिसकी वाइड स्प्रेड उम्मीद है, तो क्या ये फाइनेंशियल मार्केट्स को में एक तरह से स्थिरता, स्टेबिलिटी, रिबाउंड ला सकती है? देखो, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल ही है। 25 बिप्स ऊपर या 25 बिप्स नीचे से 6% इन्फ्लेशन का लेवल पे और 6% इंटरेस्ट रेट का लेवल पे इतना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जब आप 1% इंटरेस्ट रेट पे हो तभी 25 बिप्स बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हाँ, ग्लोबली वॉलेटिलिटी बढ़ी है, एवरीबडी इज वॉचिंग द सेम नंबर और वो दिन का इनपुट आपको लगेगा। लेकिन बाद में क्या, अगले 2 महीने में क्या, उसके बाद के 3 महीने में क्या, वो ज्यादा जरूरी समझना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है, बेसिकली फ्यू इंपॉर्टेंट जो ड्राइवर है इन्फ्लेशन के, यूएस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे रेंटल होम, वो लोग का बेसिकली लेगिंग इंडिकेटर है और अगले 3-4-5 महीने के बाद वो कूल डाउन आना चालू हो जाएगा। और रफली 2% सीपीआई का जो है, यूएस सीपीआई में रफली 2% सिर्फ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो जब भी कंट्रोल में आना चालू हो जाता है अगले 3-4 महीने के बाद, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कूल ऑफ हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट कूल ऑफ होएगा तो फेड भी कूल ऑफ इंटरेस्ट रेट करने का चालू कर देगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। मैं 10 साल का व्यू लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपने को 1 साल तो कम से कम लेना पड़ेगा कि 1 साल के बाद इकोनॉमी ग्लोबली, लिक्विडिटी ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली, इन्फ्लेशन ग्लोबली is going to be much better than right now where we are. And if it is going to be much better than where we are, as a investor, what you should do, take such thing as an opportunity. Uncertainty को अपने एडवांटेज के लिए यूज कीजिए और मेक श्योर करें कि अगले 12, 24, 36 महीने में हम ज्यादा कमा के
इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे सके. दैट्स व्हाट वन शुड फोकस. राजेश, बिल्कुल कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं रहती. थोड़ा इंतजार, आपने लगभग 1 साल का जो एक टाइम पीरियड बताया कि शायद ये पेन लास्ट कर सकती है, तो ऐसे में इस 1 साल के दौरान स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लगातार पोर्टफोलियो इरोड हो रहे हैं. आपने बिल्कुल बताया कि जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ऐड करें. अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ उन्हें ढूंढनी चाहिए, कौन से स्पेसेस हैं जो उन्हें अब भी ऐड करते रहने चाहिए? वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट. अगर कोई 23 मार्च 2020 को अपना रिटर्न देखता है 1 साल के बेसिस पे, वो 40% डाउन था, और वही आदमी 23 मार्च 2021 को अपना रिटर्न दिखता है तो 70% अप था. ये दोनों गलत है, क्योंकि ये पीक और ट्रफ की बात हो गई. ऐसा जनरली होता नहीं है. तो इसके लिए बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल का व्यू रखना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो वॉलेटिलिटी को स्टेगर हो जाती है. अगर आप स्टेगर इन्वेस्टर हो, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आप थोड़ा स्टेगर कर सकते हो. तो इनफैक्ट व्हाट वी हैव डन, हमारा जो मिड एंड स्मॉल कैप पीएमएस है, ट्रिपल ए बडिंग बीस्ट, इनफैक्ट वी हैव नाउ ओपनड अप टू द इन्वेस्टर्स फॉर इनफ्लोज, बिकॉज द वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड. Mid cap and small cap valuations are right now below their last 10 years average valuations, which is a very good opportunity in our view. Can we time the market? I don't think so. Can market go down another 5-10%? Possible. But if you have a 3-5 years view, particularly for mid cap and small cap, we believe it is a very good entry point. क्योंकि एक बात हमें याद रखनी चाहिए, एक ही चीज हमारे हाथ में है एज ए इन्वेस्टर. आप क्या भाव में लेते हैं, आपकी खरीद कीमत क्या है. अगर आपने राइट खरीद कीमत पे शेयर्स ले लिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी फेवर में है. फिर 10% 20% नीचे जाए, हमें कोई उसकी चिंता नहीं. क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि इसका अर्निंग्स ग्रोथ ही 18-20% कंपाउंडेड अगर अगले 5 साल में आएगा, तो वो 3-4-5-6 साल में वो पैसा अपना डबल होना वो तो जरूरी है. क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, देन यू विल एबल टू स्टॉक जनरली डिलीवर्ड इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ. सो इट इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट इन माय व्यू फॉर इन्वेस्टर्स हु आर वेरी कंजर्वेटिव. थोड़ा स्टेगर कर लीजिए 3-4 महीने में. और जो इन्वेस्टर थोड़े एग्रेसिव है, वो आज ये करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम. जो चिंता हम जो व्यक्त कर रहे हैं, आप और हम दोनों और रिटेल इन्वेस्टर्स, वो तो ऑलरेडी भाव में है. क्रेडिट स्विस भी भाव में है, एसवीबी फाइनेंशियल क्राइसिस भी भाव में है, सीपीआई जो गवर्नमेंट की वरी से वो भी प्राइस में है. सो वी शुड नॉट वरी टू मच अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. वी शुड बी लिटिल बिट, थोड़ा विजन रखना पड़ेगा कि अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल में हमें इंडियन इकोनॉमी क्या लग रही है. और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थिंक वी आर एबल टू सी अक्रॉस द सेक्टर्स. काफी भरोसेमंद नजरिया आप बाजार पर इस वक्त हमें दे रहे हैं, विच इज इसकी जरूरत भी है, इस कॉन्फिडेंस की इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जरूरत है. लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ एक बड़ा पैरामीटर है. रिजल्ट सीजन, क्योंकि काफी हद तक सेक्टर्स और स्टॉक्स पर इसका एक असर, मैनेजमेंट की कमेंट्री ताजा क्या निकल कर आती है, इस पर भी नजर रहती है. अब ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन नजर आया है, क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पर भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका एक असर देखने को मिलेगा? दो अलग अलग इम्पैक्ट है. देयर आर सेक्टर्स हु आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड नेगेटिवली. जैसे फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइसेस गिरता है तो कमोडिटी सेक्टर को बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है. सिमिलरली ग्लोबली अगर आप देखो तो थोड़ा रिसेशन है, वहां पे 0% ग्रोथ, -1% जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है. तो आईटी कंपनीज जो डायरेक्टली ग्लोबली लिंक है, उनको डेफिनेटली इंपैक्ट होएगा. जो टेक्सटाइल कंपनीज है जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, उनको डेफिनेटली इंपैक्ट होएगा. लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिसको चाइना +1 का बेनिफिट मिलेगा, जिसको यूरोप +1 का बेनिफिट मिलेगा. फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स. तो यहाँ पे यूरोप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. तो मेनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज, मेनी कैपिटल गुड्स कंपनीज, दे आर गेटिंग लार्ज ऑर्डर्स, लार्ज इंक्वायरी उनको यूरोप के ग्लोबल कस्टमर से, यूएस के ग्लोबल कस्टमर से मिल रही है. तो वहां पे बहुत बड़ा बेनिफिट होएगा. इंडियन बैंकिंग सेक्टर, उसको ग्लोबल इकोनॉमी से कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई लिंकेज नहीं है. हमारा नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखो जो फरवरी महीना में अभी जो पब्लिश हुआ, इट इज स्टिल 15%, डबल डिजिट ग्रोथ है. आई थिंक 6th या 7th मंथ है कंसेक्यूटिव आफ्टर 12 years where नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ हैज रिमेन डबल डिजिट. उसका मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑन ए वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन माई व्यू. काफी लोग कह रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा नहीं रहेगा आगे जाके. मुझे लग रहा है अगले 2 क्वार्टर फिर भी अच्छे रहेंगे. तो इसके लिए बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल. कंज्यूमर सेक्टर अगर आप देखिए, उसके अंदर बहुत सारे
स्टॉक्स जो है जिसको कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेशन वाज ए मेजर कंसर्न, लेकिन राइट नाउ इनफैक्ट दे आर बेनिफिशियरी ऑफ द लो कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली। सो कंज्यूमर कंपनीज में ऐसी बहुत सारी कंपनी है। डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है टुवर्ड द लग्जरी एंड दैट रिमेन्स अगेन वेरी स्ट्रांग। And if you look at the largest retailer of the country, they reported the bumper numbers for the third quarter. So I think there are many opportunities across various sectors: automobile, banking, capital goods, consumer, select consumer segment. These four are the sectors which we are focusing in our portfolio construction. बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज हमसे बात करने के लिए। आपके बात करते करते 16,850 से निफ्टी काफ़ी अच्छा रिकवरी भी हुआ है और कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट का प्रोसेस शायद शुरू हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप में आप दूसरे ऐसे फंड मैनेजर हैं 24 घंटे में। अभी शेषाद्री सेन एल्केमी के भी एग्जैक्टली यही बोल के गए कि वो तो एक स्मॉल कैप मिड कैप स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। किस भाव से स्मॉल कैप मिड कैप में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए स्टैगर्ड वे में 3 से 5 साल में ज़बरदस्त कमाई होगी।